हे गाइस, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट अंडर टोटल इनकम। तो मैंने बहुत मेहनत करके जितने भी आपके एडजस्टमेंट है टोटल इनकम के उसको एक शीट में लाने की कोशिश की है, प्लस उसको बाइफरकेट करने की कोशिश की है कि हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा है, दूसरे हेड्स का पीजीबीपी का क्या है, कैपिटल गेन का क्या है और अदर सोर्सेज के एडजस्टमेंट्स क्या है। मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं और उसके साथ उसका एडजस्टमेंट लिखा है, मतलब पॉइंट भी लिखा है और उसके बाद एडजस्टमेंट लिखा है कि इस टाइप के अगर पॉइंट आएंगे क्वेश्चन में तो उसका कहाँ-कहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। अगर किसी पॉइंट के मल्टीपल एडजस्टमेंट्स हैं कि पहले जीटीआई में ऐड करना है, फिर डिडक्शन भी लेनी है, फिर टीडीएस, टीसीएस भी माइनस करना है, तो सारी चीज़ों को हमने साथ में डील किया है। तो अगर इस वीडियो के आप साथ में एंड तक बने रहेंगे तो आपका जो टोटल इनकम का चैप्टर है, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम चैनल पिन्ड है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसका हेडिंग क्या है हमारा? इसका हेडिंग है एडजस्टमेंट अंडर टोटल इनकम। कि टोटल इनकम के अंदर जो है वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स जो है वो होते हैं, ठीक है? तो बिना लेट किए आओ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले लिखा है पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी बुक के हिसाब से होगा, अभी अपन इसमें फोकस करो कि 35 एडी डिडक्शन क्या बोलता है। ये बोलता है टेक अमाउंट विच इज कैपिटलाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि जो अमाउंट जितने मैंने खर्चे किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 100 करोड़ रुपए 35 एडी में खर्चा कर दिया है रिवेन्यू कैपिटल मिला के, तो उसमें से जितना अमाउंट बुक्स में कैपिटलाइज हुआ है सिर्फ वही अमाउंट लेना है। जो बुक्स में कैपिटलाइज नहीं हुआ है उसकी डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगी, ठीक है? तो वो ये बोलना चाह रहा है। Means reduction is allowed of expenses incurred before commencement of which capitalized on the date of commencement before excluding land, goodwill और financial instrument। तीन चीजों की रिडक्शन आपको नहीं मिलती है। किसकी नहीं मिलती? लैंड की नहीं मिलती, गुडविल की नहीं मिलती और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की नहीं मिलती है, ठीक है? बट इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं, तो जितने मैंने टोटल खर्चा किया है उसमें से जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज हुआ है उसकी रिडक्शन मेरे को मिल जाएगी पीजीबीपी के अंदर। और बाकी जो नहीं कैपिटलाइज हुआ है उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। क्या उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या? कॉमन नोट। ये अभी आपको इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आ जाओ जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रही हूँ उसमें आ जाओ, ठीक है? अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट हैज नॉट बीन गिवन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन पीएल अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड इन द ट्रांजैक्शन। मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितने भी पॉइंट्स दिए गए उनका एडजस्टमेंट ऊपर नहीं हुआ है, अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 40,000 रुपीज, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो अमाउंट इंक्लूडेड है। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिया है कि ऊपर इंक्लूडेड है तो आपको मानना है कि इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। अदरवाइज इन जनरल अजम्पशन लेनी है कि इस पॉइंट का अजम्पशन एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हुआ है। ये क्या है आपका? एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है? चेक वेदर ट्रांजैक्शन बिफोर डेबिट और क्रेडिट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। मतलब कि आपका जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं वो बिफोर नेट प्रॉफिट है कि आफ्टर नेट प्रॉफिट है, ये वाली लाइन भी आपको चेक करनी है। तो ये दोनों जो बात है वो किसके बारे में हुई है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है तो आपको इन दो बातों का क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द टोटल इनकम वेयर टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल इनकम निकालनी जिसमें टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम हो, या फाइंड आउट इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, इसका मतलब है आपको बोथ रिजीम से सॉल्व करना है। अगर आपको रिजीम मेंशन नहीं की गई है बेटा तो आपको बोथ रिजीम से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डिफॉल्ट से सॉल्व कर जाते हैं क्योंकि उसका नाम ही डिफॉल्ट है। ठीक है, नाम डिफ़ॉल्ट है, वो ऐसे भी डिफ़ॉल्ट जाएगा। बट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ सीए पर्सपेक्टिव कि अगर कोई इंसान आपके पास आएगा, तो आप डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट बोल दोगे, तो किस बात के सीए आप? आपको पहले दोनों चीज़ चेक करनी पड़ेगी, कौन-सा बेनिफिशियल है एसएससी के लिए और आप वो सजेस्ट करोगे, ठीक है? तो इसलिए आपको दोनों जगह चेक करना है, ठीक है? अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन से बेटा? हेड वाइज। कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो कौन-कौन से क्या बोलते हैं टाइप के पॉइंट जो है वो क्या हो रहे हैं? डील हो रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का है। इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो क्या है, ओनर है, मतलब जितने भी पॉइंट्स नीचे होंगे उसमें मिस्टर ए ओनर रहेगा और मिस्टर बी जो है वो क्या रहेगा, टेनेंट रहेगा। ठीक है, नाउ येलो हाइलाइटर ले लेते हैं और आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, ए हैज टू स्टोरीड बिल्डिंग कमर्शियल ओन्ड बाय हिम। ठीक है, बिजनेस इज कैरिड ऑन ग्राउंड फ्लोर हुज WDV इज 8 लाख। ठीक है, एंड फर्स्ट फ्लोर इज लेट आउट टू मिस्टर बी ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹35,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि ए के पास 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, मतलब 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर में बिजनेस चल रहा है जिसकी WDV जो है वो 8 लाख है और फर्स्ट फ्लोर को रेंट पे दिया हुआ है फॉर ₹35,000 पर मंथ। ठीक है, आगे म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 पेड इक्वली बाय ए एंड बी। ठीक है, ₹10,000 म्युनिसिपल टैक्स रिलेट टू ग्राउंड फ्लोर वॉज डेबिटेड टू PL अकाउंट। तो ठीक है, ऐसे भी ग्राउंड फ्लोर में ए का बिजनेस हो रहा है और उसने बिजनेस का खर्चा पे किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बिजनेस में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है बी ने जो पे किया है अपने क्या बोलते हैं जो वो एरिया रेंट आउट कर रहा है उसके लिए, तो बी क्या है बेटा, टेनेंट है। और जब टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स पे करता है तो क्या वो ओनर को अलाउ होता है, नहीं। तो जो बी ने पे किया है वो ओनर को हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होगा, मतलब ए को वो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में क्या बोलते हैं रेंट पे है और ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, एक होगा कहाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर और दूसरा होगा कहाँ पर, PGBP के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी में किसके हाथ में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए के हाथ में हो रहा है। तो जो उसकी GAV है, ठीक है, GAV आ गई अपनी 35,000 पर मंथ इंटू 12। म्युनिसिपल टैक्सेस अपन नील लेंगे क्योंकि अपने डिस्कस किया है कि टेनेंट का पे किया इसलिए वो माइनस नहीं होगा। NAV आ गया 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे नॉर्मल आता है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लीज 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 आपके सारे पॉइंट्स को सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेस से ही रिलेट करता है। तो 20,000 टोटल बिल्डिंग का था, तो 10,000 ग्राउंड फ्लोर का था और ग्राउंड फ्लोर में बिजनेस ही हो रहा था, इसलिए वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। या फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोलता है, मिस्टर ए ओन्स अ बिग हाउस विद 2 इंडिपेंडेंट यूनिट। ठीक है, ए के पास क्या है, एक बड़ा हाउस है जिसके 2 इंडिपेंडेंट यूनिट है। यूनिट 1 is 50% of the floor area. Unit 1 50% let out at ₹20,000 per month for the whole year. ठीक है, यूनिट 2 with 50% of the floor area used as residence कम ऑफिस। मतलब कि जो ए के पास क्या है, ए के पास एक क्या है, एक यूनिट है, उसमें से ये 50% है और ये 50% है। तो फर्स्ट वाला जो 50% है, जो यूनिट 1 है, वो क्या हो रहा है, LOP लेट आउट प्रॉपर्टी। और जो सेकंड बचा वो 50% है, उसमें से 25% क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और 25% क्या है, बिजनेस है। आई होप यू गाइस गॉट द केस। वापस से देख लेना इसको कि यहाँ पर क्या है, ए के पास पूरा घर है जिसमें 50% लेट आउट है और बचे 50% में से 20% जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बचा हुआ जो 25% है वो क्या है, बिजनेस है। ठीक है, अदर पर्टिकुलर्स, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 3,60,000 पर एनम पूरे घर का है। फेयर रेंट 4,20,000 पर एनम पूरे घर का है। स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख रुपए पर एनम, ये भी पूरे घर का है। रेंट रेट टैक्सेस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 एज म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, कि रेंट रेट टैक्सेस जो है वो इंक्लूड करते हैं 10,000 एज व्हाट, म्युनिसिपल टैक्सेस। अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम 11-12। तो आपने लोन कब लिया है, 11-12 में लिया है और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है और नथिंग हैज बीन पेड टिल ड्यू डेट ऑफ ROI, और कुछ भी अभी तक पे नहीं हुआ है। 80,000 का एक्सपेंस है जो अलाउ नहीं, पे नहीं हुआ है। बेस्ड ऑन द एक्चुअल रेंट रिसीव फॉर यूनिट 1, मिस्टर ए डेबिटेड रेंट ऑफ हिज यूनिट 2 यूज्ड एज प्रोफेशन 2,40,000। तो उसने क्या किया है, नोशनल रेंट करके डेबिट कर दिया है कहां पर, PL में।
पीएल में क्या डेबिट किया है? नोशनल में। ठीक है, मैं वापस से एक बार क्वेश्चन को सम अप कर देती हूँ। मिस्टर ए है, उसके पास 2 हाउस है जो 50% यूनिट 1 50% है जो कि लेट आउट प्रॉपर्टी है। बचा हुआ जो 50% है उसमें से 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 25% जो है वो बिज़नेस का यूज़ है। ठीक है? उसके बाद अदर पर्टिकुलर्स की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है पूरे घर का, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। रेंट रेट टैक्सेस बोलता है आपका 10,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स है, जो कि ऊपर हमने डेबिट कर दिया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं 80,000 है जो पीएल में डेबिट हो चुका है और मिस्टर ए ने नोशनल रेंट अपनी प्रॉपर्टी का बिज़नेस में डेबिट कर दिया है 2,40,000। तो आपको पता है बेटा कि नोशनल रेंट कभी अलाउ होता है क्या? नहीं। अगर मेरी बिल्डिंग है और मैं अपने आप को रेंट दे रही हूँ, तो वो तो नोशनल रेंट हो गया। तो वो चीज़ें बिज़नेस में कभी अलाउ नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्चुअल खर्चा जो है वो अलाउ होता है। ठीक है? सबसे पहले अपन बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो आ रही है आपकी यूनिट 1 में, ठीक है? 50% ऑफ द फ्लोर एरिया, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें होंगी उसका अपन 50% कर लेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू 50% है, फेयर रेंट जो है वो 50% है, ठीक है? व्हिचएवर इज़ हायर आ गया, स्टैंडर्ड रेंट भी हमने 50% कर दिया। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, दोनों में से व्हिचएवर इज़ लोअर। इन दोनों में से लोअर जो है वो क्या आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2 लाख, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 पर मंथ इंटू 12 व्हिचएवर इज हायर हमने ले लिया 2,40,000। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है पूरे में दिया हुआ है 10,000, 50% कितना हो गया 5,000, एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। हाउस प्रॉपर्टी का टोटल इंटरेस्ट था 80,000, उसमें से कितना माइनस हुआ है 40,000 और लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 1,24,500। आई होप आई एम क्लियर। फिर अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, तो यूनिट 2 क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दैट इज 25% ऑफ फ्लोर एरिया। अब आपको एक चीज पता है कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है वो कितना अलाउ होता है? 30,000 या 2 लाख, बट यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 25% जो है वो आ रहा है कितना? 20,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा 20,000 का लॉस है और प्रॉफिट कितने का था? 1,24,500 का। अगर मैं नेट कर देती हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,04,500। तो मैंने नेट करके अपनी नेट इनकम जो निकाली है हाउस प्रॉपर्टी की वो है 1,04,500। ठीक है? अब बात करेंगे किसकी? पीजीबीपी की, कि पीजीबीपी में कौन-सा खर्चा जो है वो अलाउ होगा और कौन-सा डिसअलाउ होगा। ठीक है? अब सबसे पहले ले लो बेटा क्या? नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट मैं लिखती हूँ पीजीबीपी में। उसके बाद जो खर्चे मेरे को ऐड करने हैं, मतलब जो खर्चे डिसअलाउ करने हैं, उसको मैं क्या कर दूँगी? ऐड कर दूँगी। और जो खर्चे अलाउ करने हैं उसको मैं माइनस कर दूँगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो टोटल में क्या था? 10,000 रुपए जो था वो टोटल में पेड था। बट हमारा जो बिज़नेस का एरिया है, वो क्या है बेटा? बिज़नेस एरिया की बात चल रही है। वो क्या था? 25% ऑफ फ्लोर एरिया। पूरे घर का 25% हिस्से में बिज़नेस हो रहा है। तो 75% ऑफ द खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा बिज़नेस से और 25% खर्चा अलाउ हो जाएगा बिज़नेस में, ठीक है? तो मैं म्युनिसिपल टैक्स में से कितना डिसअलाउ करूँगी? 75%। तो 75% जो है वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो टोटल इंटरेस्ट कितना था बेटा? 80,000। अब 80,000 में से उसका 25% वो किसका है? बिज़नेस का है और 75% क्या है? वो आपका हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है? तो 75% तो मैं ऐसे भी ऐड बैक कर दूँ क्योंकि वो बिज़नेस का है ही नहीं। तो 80,000 का 75% मैंने क्या कर दिया? 60,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। और जो चीज़ बिज़नेस का है और अगर आपने इंटरेस्ट आपका पे करने का था हाउसिंग लोन का और आपने बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, तो वहाँ पर क्या लग जाता है? 43 बी। और 43 बी क्या बोलता है कि अगर आपने कोई पेमेंट है जो आपको बैंक को पे करना है और आपने पे नहीं किया है, तो वो खर्चा जो है वो बिज़नेस में क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर दूँगी? 20,000 रुपए ऐड कर दूँगी। ठीक है? तो एक चीज़ समझना कि टोटल इंटरेस्ट था कितना? 80,000। 80,000 में से 75% जो है, 75% जो था वो क्या था आपका? हाउस प्रॉपर्टी का था, तो वो मैं ऐड बैक कर दिया फर्स्ट वाले पॉइंट में। ठीक है? और
बचा हुआ जो 25% है वो 43B के कारण डिसअलाउ हो रहा है क्योंकि वो ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पेमेंट नहीं हुआ है। बोला है कि 11-12 से लोन लिया है और अभी तक एक भी खर्चा पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया उसको वो कर दिया। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं किसकी? नोशनल रेंट। नोशनल रेंट फॉर यूनिट 2 डेबिटेड। तो जो हमने नोशनल रेंट डेबिट किया था वो तो कहीं पर भी अलाउ नहीं होता है। ठीक है? अलाउ नहीं होगा तो नोशनल रेंट को क्या कर देंगे? पूरा का पूरा 2,40,000 रुपए ऐड कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो था ना वो घर से रिलेटेड ट्रीटमेंट था इसलिए मैंने इसको वो कर लिया। अगर आपको कभी भी लगे तो आप मल्टीपल टाइम जब आप इन क्वेश्चंस को इन पॉइंट्स को रीड करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब मिस्टर ए ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस। ए के पास एक घर है। ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर हर एंड while मिस्टर फर्स्ट फ्लोर हैज बीन लेट आउट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो जो 1 अक्टूबर 2024 से लेट आउट किया गया। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस स्टार्टेड ऑन 1/4/2024 एंड कंप्लीटेड ऑन 30/9/2024। मतलब करंट ईयर में स्टार्ट हुआ रिकंस्ट्रक्शन, नॉट द कंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है करंट ईयर में और 6 महीने में कंप्लीट भी हो गया और 6 महीने बाद ही हमने क्या किया है फिर लेट आउट कर दिया है। मतलब 6 महीना कंस्ट्रक्शन चला है और 6 महीना लेट आउट किया। मंथली रेंट कितना है? 10,000। टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 एज पावर बैकअप चार्जेस। ठीक है? तो 10,000 रुपए रेंट और 3,000 रुपए पावर बैकअप चार्जेस। नाउ अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट कि अगर मेरे को घर के अलावा बाकी चीजों का रेंट भी मिलता है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और ये 10,000 रुपए टैक्सेबल होगा कहाँ पर? हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है? अब नेक्स्ट, she took a housing loan on 1/4/2024 for rupees 12 lakh. Interest on housing loan from 1/4/2024 to 30/9/2024 was 60,000. रिकंस्ट्रक्शन के टाइम 6 महीने का इंटरेस्ट था 60,000 एंड फॉर पीरियड 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025 was how much? 40,000. During the year, she also paid municipal taxes for financial year 23-24 5,000 and financial year 24-25 5,000। करेंट ईयर में उसने टोटल ने 10,000 का टैक्स पे किया, पिछले साल का 5,000 और इस साल का 5,000। नाउ पावर एंड फ्यूल फॉर जनरेटिंग फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग पावर बैकअप चार्जेस इज 6,000। मतलब कि जो जनरेटर का हमने ऊपर रेंट लिया है ना उसका साल उसका 6,000 रुपए का खर्चा लगा है। अदर सोर्सेज में अलाउ हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना है? 10,000। हाँ, हमको ही पता है पहले। ठीक है? नाउ कम टू द आंसर। यहाँ पर क्या है? जीएवी आपका जो 6 महीने का रेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस टोटल में पूरे घर का 10,000 है तो लेट आउट का कितना हुआ? 5,000 50% तो वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या बोलते हैं एनएवी में से क्या माइनस किया है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है? पूरे घर का कितना है? 1,00,000 रुपए। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल की रिकंस्ट्रक्शन जो है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब रिपेयर वगैरह ही हो गया। ठीक है? तो टोटल में मेरा खर्चा जो है कंस्ट्रक्शन के टाइम का प्लस रेंट आउट के टाइम का टोटल में कितना है? 1,00,000 का रेंट है तो 1,00,000 का रेंट डिवाइड बाय 2 लेट आउट पीरियड का कितना हो गया? 50,000। 50,000 हो गया। ये क्या बोलते हैं? 50,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये और ये दोनों माइनस करेंगे तो मेरा लॉस आ जाएगा लेट आउट प्रॉपर्टी का 11,500। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कितना लॉस आएगा? 30,000 रुपीज। तो मेरा टोटल लॉस आ जाएगा कितना? 41,500 रुपीज। तो टोटल लॉस आ जाएगा 41,500। ठीक है? उसके बाद अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा पावर बैकअप चार्जेस 6 महीने के लिए 18,000। जो खर्चा लगा है 6,000 रुपए एक्चुअल एक्सपेंस वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 12,000। ठीक है? सेट ऑफ करके आप नेट इनकम भी निकाल सकते हो क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर सोर्सेज की इनकम सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है? अब कंपोजिट रेंट में आपको मैंने बताया कॉन्सेप्ट कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है हाउस प्रॉपर्टी का रेंट और पावर बैकअप चार्जेस टैक्सेबल होगा अदर। ठीक है? तो ये आपका हो गया यहाँ पर। तो ये आपका जो ये थर्ड पॉइंट था वो खत्म हो गया। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन या 3 टाइप के पॉइंट जो है वो डील किए हैं। ठीक है? तो दिस इज मैक्सिमम
इन 3 तरीकों से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आप ये 3 तरीके कर लेंगे तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं किसमें? पीजीबीबी में, कि पीजीबीबी के कौन से स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने थे। ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन किसमें? पीजीबीबी के अंदर। अब सबसे पहले क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 1, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 2,40,000। बीइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फॉरेन टूर, जो बिजनेसमैन है उसका फॉरेन टूर का खर्चा हुआ है 2,40,000। फॉर बिजनेस एग्जीबिशन मीटिंग विथ वेंडर इन विच 40,000 स्पेंट इन इंडियन करेंसी एंड 2 लाख इन फॉरेन करेंसी। He spent 10 days in Taiwan, out of which 4 days were for vendor's son marriage. तो ये बोलना चाह रहा है कि टोटल भाई उसका खर्चा हुआ है 2,40,000 का, उसमें से 40,000 इंडियन में पे किया है, 2 लाख रुपए फॉरेन में पे किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 दिन का टोटल में टूर था, जिसमें 4 दिन जो है उसने वेंडर के बेटे की मैरिज अटेंड की है। तो 10 दिन का टूर था, उसमें 4 दिन जो है वो शादी में गया, 6 दिन बिज़नेस में गया। तो ये बोल रहे हैं कि क्या 10 दिन पूरा बिज़नेस है कि 10 में 6 दिन बिज़नेस है, 4 दिन है? तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में 2 व्यू है। एक व्यू जो है वो क्वेश्चन ने ऑप्ट किया है और एक बोलता है कि दूसरा चाहे तो स्टूडेंट लेगा तो वो भी गलत नहीं होगा। अगर पूरा होल बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे तो वो ट्रीटमेंट आपको पीजीबीबी में एक्सपेंस मिल जाएगा। और अगर आप प्रपोर्शनेट बिजनेस ट्रीट करोगे तो 4 दिन का जो है वो आपको नेट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा और दोनों व्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर 8 क्या बोलते हैं? मिस्टर ए परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम माइक्रो एंटरप्राइज। ए ने क्या खरीदा है? रॉ मटेरियल खरीदा है माइक्रो एंटरप्राइज से ऑन 10 मार्च 2000 एक्सएक्स। पेमेंट ऑन 5 अप्रैल बाय चेक, और चेक से पेमेंट कर दिया 5 अप्रैल को, एंड नो रिटर्न अग्रीमेंट इज मेड। तो अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज से सामान खरीदते हो तो आपके लिए टाइम कितना है पेमेंट करने का? अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो कितना है? 15 डेज। कि अगर 15 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो उस केस में वो अलाउ होता है, अदरवाइज फिर वो जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ होगा। तो सिंस आपका 15 दिन खत्म हो जाएगा 20-25 मार्च को और आपने पेमेंट कब किया? 5 अप्रैल को, आपने 15 दिन से लेट पेमेंट किया, इसलिए एक्सपेंस क्या हो रहा है? डिसअलाउ हो रहा है। ठीक है? अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है disallowed in PGBP since payment is made beyond the time limit of 15 days। 15 डेज की टाइम लिमिट से बियॉन्ड पे किया है फ्रॉम 10 मार्च एंड अलाउड नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? उसके बाद क्या बोलते हैं? पॉइंट नंबर 3, मिस्टर ए, ये क्या है? मिस्टर ए परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम स्मॉल एंटरप्राइज एंड नो रिटर्न अग्रीमेंट ऑन 31 मार्च समथिंग एंड पेमेंट इज मेड ऑन 5/4/2000 समथिंग 1,34,000 इन कैश। ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या है बेटा? नो रिटर्न अग्रीमेंट। तो पेमेंट कितने में करना था? 15 दिन में करना था। 15 डेज के अंदर जो है अगर आप पेमेंट कर देते तो आपको प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाता। और इसने पेमेंट कर दिया है 5 दिन के अंदर, तो 15 दिन में करना था, 5 दिन में कर दिया, तो खर्चा जो है वो अलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर में। बट पेमेंट किसमें किया है बेटा? उसने कैश में किया, और कब किया? 5 अप्रैल को। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में वो खर्चा अलाउ हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि वो कैश में गया। वापस से कि प्रीवियस ईयर 24-25 में अलाउ हो जाएगा क्योंकि खर्चा जो है वो 15 दिन के अंदर एमएसएमई रूल के हिसाब से पेमेंट हो गया है। बट नेक्स्ट ईयर वो खर्चा जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो कैश में पेमेंट हो। ठीक है? तो अलाउड इन प्रीवियस ईयर बिकॉज़ पेमेंट इज मेड इन टाइम दैट इज 15 डेज बट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर सिंस पेमेंट इज मेड इन कैश। कि पेमेंट किस में हुआ है? कैश में हुआ है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है? कन्वर्जन ऑफ एसेट फ्रॉम पर्सनल यूज टू बिजनेस यूज। कि अगर मैं बिजनेस यूज पर्सनल यूज से बिजनेस यूज में एसेट को ट्रांसफर कर लेती हूँ तो फिर मैं बिजनेस यूज में ला रही हूँ तो एक्चुअल कॉस्ट में मेरे को वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल कॉस्ट किसके लिए होता है? डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन में कौन सी वैल्यू पे लगाऊंगी जब पर्सनल यूज से बिजनेस यूज में शिफ्ट कर रही हूँ? तो इसमें ना दो केसेस होते हैं, एक केस होता है बिल्डिंग का और एक केस होता है एनी अदर केस का। कि अगर आप बिल्डिंग को पर्सनल से बिजनेस यूज में ला रहे हो तो आप बिल्डिंग लोगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो आपने खरीदी थी वो माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। कि अगर वो बिजनेस में यूज होती इतने साल तक तो कितना डेप्रिसिएशन माइनस होता, वो माइनस कर दोगे।
और जो बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट का हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट एज पर सेक्शन 43(1), जिसमें आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको नोशनल डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है। अब अगर आपका एनी अदर एसेट है तो आपको कोई नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। जिस वैल्यू पे आपने कार खरीदी हुई है, जिस वैल्यू पे आपने कोई भी एसेट खरीदी हुई है, तो उसी वैल्यू पे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। प्लस डेट ऑफ ट्रांसफर की एफएमवी भी रेलिवेंट नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन का रेट रेलिवेंट नहीं है, डायरेक्ट बोलता है क्या, परचेस प्राइस। कि परचेस प्राइस जो है उसी पे मेरे को क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 हमने इंक्लूड कर दिया है। ये क्या बोलना चाहता है कि अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो, तो आपको कौन-कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। तो इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलता है? शॉर्ट फॉर्म बोलता है एसईजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। वापस से, एसईजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। ठीक है। तो एसईजेड कौन सा है आपका, 10 डबल ए की रिडक्शन। तो एसईजेड में आपको 10 डबल ए की रिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32(2) में मिलता है उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 की रिडक्शन नहीं मिलेगी। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी की रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो बोल रहा है नॉट अलाउड इन डिफॉल्ट टैक्स regime एंड रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आल्सो नॉट अलाउड। चैप्टर 6 से रिडक्शन भी नहीं मिलती है आपको, और वैसे भी ये सब खर्चों की रिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अगर कोई ट्रीटमेंट आ गया, नेक्स्ट ये जो है वो इम्पोर्टेंट है और रिपीट भी हुआ है, तो ध्यान रखना। क्या बोलता है ये, सैलरी पेड टू स्टाफ 48,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो या तो आप उसको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हो या तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो। बट आपको ट्रीट कौन सा करना है, आप कर दोनों सकते हो, सही दोनों है, बट यूजुअली व्यू कौन सा लिया जाता है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का। कि अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई खर्चा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं है, वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है एज पर 69C। और उसको अपन क्या ट्रीट करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे, उसको अपन इनकम ट्रीट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आपको उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करना है 48,000। ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, 48,000 एज एन इनकम ऐड होगा। ठीक है। और अगर अपन उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो अपन माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट में। तो इनकम ट्रीट कर रहे हैं तो ऐड करेंगे, और एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है। कि कोई एक्सपेंडिचर जो है वो अनएक्सप्लेन्ड, तो वो सेम ऊपर लिखा हुआ है, और उस पर टैक्स जो है वो 60% का टैक्स है, 25% का सरचार्ज है, और 4% का सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, मतलब पॉइंट नंबर 7 में आ जाओ। क्या बोलता है ये, employee remuneration include 3 lakh rupees paid to wife Mrs. B, who is working as manager at office. She does not have requisite qualification. The payment of salary was as per the market term. कि मैंने अपनी वाइफ को पेमेंट किया, ठीक है, भले उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं था, बट पेमेंट किसके हिसाब से हुआ है, मार्केट टर्म्स के हिसाब से हुआ है। ठीक है। तो अगर आप मार्केट वैल्यू, मार्केट में जितना पेमेंट करते हो, अगर आप उतना ही पेमेंट करते हो, तो 48(2) जो डिसअलाउंस है, पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन का, कि जो अनरीजनेबल पेमेंट है वो डिसअलाउ हो जाता है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट मार्केट टर्म्स के हिसाब से हुआ है, अनरीजनेबल नहीं हुआ, पेमेंट रीजनेबल है। तो पेमेंट रीजनेबल है तो 48(2) पीजीबीबी में कोई भी डिसअलाउंस नहीं आएगा। बट क्लबिंग का केस एप्लीकेबल होता है कि अगर आप अपनी वाइफ को सैलरी पे करते हो और वो उसके लायक नहीं, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, आप जबरदस्ती एक्सपेंस क्रिएट करने के लिए दे रहे हो, तो वो इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी किसके हाथ में, हस्बैंड के हाथ में। तो वही बोल रहा है कि जो वाइफ को सैलरी मिली है, जितना भी मिला है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा 50,000 या 75,000 डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 31। और एक चीज आप और कर सकते हो कि कभी भी आपको टैक्स प्लानिंग करनी है और आप सैलरी दे, मतलब आपको खर्चा कम करना है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल वाइफ को पेमेंट नहीं करती हूँ, कि मैं बोलती हूँ कि क्लब तो होना ही अल्टीमेटली, तो वाइफ को पेमेंट क्यों कर रही हूँ करके, तो और डायरेक्टली अपने में लेती हूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए आप एक्सपेंस क्रिएट नहीं करते हो सैलरी का, तो आपके हाथ में 3 लाख रुपए डायरेक्ट टैक्सेबल होगा।
लेकिन अगर आप 3 लाख का एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हो, तो कम से कम आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल गया। तो आपके हाथ में 2,25,000 रुपए टैक्सेबल हुआ। आपको 75,000 रुपए तो टैक्स बच गया ना। तो ये चीज़ आप प्लानिंग कर सकते हो कि जब भी आप ट्रांज़ैक्शन को दे भी रहे हो, क्लबिंग हो भी रही है, तो आप सैलरी का पेमेंट करो, क्योंकि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू। उसके बाद क्या बोला है? अमाउंट गिफ्टेड टू डॉटर इन लॉ कितना? 60,000, मतलब सास-ससुर ने अपनी बहू को गिफ्ट किया 60,000 और उसमें उसने इनकम कमाई है कितनी? 10,000। तो सिंस डॉटर इन लॉ इज़ अ रिलेटिव, गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट 10,000 विल बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ ने गिफ्ट किया है तो उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। एज़ पर सेक्शन 61(1)(4) एसेट ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट इज क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। कि जो अक्रिएशन हो रहा है ना इनकम के ऊपर, वो क्या हो जाता है? क्लब हो जाता है ट्रांसफरर के हाथ। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है क्या? जनरल पीजीबीपी पॉइंट। जनरल मतलब कि बहुत छोटे-छोटे ऐड अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा, ऐसे वाले पीजीबीपी पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ जीएसटी क्या है आपका? अलाउड है। ठीक है? अमाउंट पेड टू नॉन रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस 100% डिसअलाउ। अगर मैं नॉन रेसिडेंट को पे करूँ बिना टीडीएस काटे 100% डिसअलाउ। Contribution to scientific research under section 35 to research association 75,000 and 50,000 was utilized for land by research association। तो बेटा वो रिसर्च एसोसिएशन ने यूज किया है। इन हाउस रिसर्च में लैंड डिसअलाउ होता है। अब एक बार कंट्रीब्यूट कर दे उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए भी यूज करे उसको, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। रिडक्शन इज अलाउड 75,000, नो ट्रीटमेंट 50 के बिकॉज यूज इज मेड बाय रिसर्च एसोसिएशन नॉट असेसी। ठीक है? उसके बाद कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड नॉट टैक्सेबल इन पीजीबीपी, टैक्सेबल इन कैपिटल गेन। ऑब्वियसली बात है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको अपन करेंगे ऐड टू नेट प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो अपन करेंगे लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ठीक है? और ऑपोजिट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेंट रेट एंड टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी पेड ऑन 1 मई, 1 मई को पेमेंट किया है, अलाउड बिकॉज 43B अलाउज एक्सपेंस टिल date of filing of ROI and municipal taxes is 7,000. Since nothing is mentioned, assuming municipal taxes is paid during the previous year. तो ये क्या बोल रहा है? रेंट रेट टैक्सेस 31 मार्च को साल खत्म हो गया, बट पेमेंट कब हुआ? 1 मई को हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऐसे भी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर है, तो ड्यू डेट ऑफ तक अलाउ जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस 7,000 है, उसका कोई डिटेल नहीं दी हुई, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ वो कि वो 31 मार्च तक पे हो गया होगा, इससे रिडक्शन जो है वो यहाँ पर मिल गई। आई होप आई एम क्लियर। यस। नेक्स्ट, अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव इज ओनली डिसअलाउड टू द एक्सटेंट इट इज अनरीजनेबल। अगर 50,000 का पेमेंट किया गया है और मार्केट रेट 40 है, तो 10,000 रुपए जो अनरीजनेबल है वो डिसअलाउ होगा। ठीक है? इट इज पेड टू नॉन रिलेटिव, देन इट इज अलाउड। नेक्स्ट, कंप्यूटर एंड प्रिंटर एंड स्कैनर 40% डेप्रिसिएशन। ठीक है? तो उसमें 40% डेप्रिसिएशन आपको देना है। इनकम इज रेस्ट्रिक्टेड, देन यू नीड टू ग्रॉस इट अप। सॉरी, इनकम इज रिसीव्ड। अगर आपको इनकम रिसीव हुई है और जो कि नेट रिसीव हुई है, नेट रिसीव हुई है अगर आपको, तो आपको उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेशनल फीस मिल रही है तो 194 जे पीजीबीपी में जो टैक्सेबल होगा तो ग्रॉस करके टैक्सेबल करना है। और पेंटिंग सर्विसेज 194 जे आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, तो वो भी ग्रॉस होकर टैक्सेबल होगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट, अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो फिर आपको अक्रूवल में और एडवांस में ध्यान नहीं जाना चाहिए, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। सिर्फ एक कैश जो ट्रांजैक्शन है उन्हीं को ट्रीटमेंट करना है। ठीक है? अब मेडिकल इक्विपमेंट नॉर्मली रेट कितना है? 15%। लेकिन अगर वो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, तो आप कितना लोगे? 40%। टेलीविजन का नॉर्मल रेट कितना है? 15%। बट उसको एज अ मॉनिटर यूज कर रही हूँ कंप्यूटर से कनेक्ट करके, तो कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है? फिर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द मशीनरी कितना है? 4,75,000। ये क्वेश्चन है, देखना है। ठीक है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है? 4,75,000। नेक्स्ट, ऑन 3 जुलाई 2024 न्यू मशीनरी परचेज 7,25,000 ड्यूरिंग द ईयर। ऑन 10 मार्च सोल्ड ओल्ड मशीन 75,000। अब जो मशीन ये वाली खरीदी थी ना, ये वाली मशीन, उसमें क्या हुआ है? 20% जो मेरे को मिला है सब्सिडी अंडर टेक्नोलॉजी स्कीम फ्रॉम गवर्नमेंट। तो 3 जुलाई को जो मशीन खरीदी उसमें 20% सब्सिडी मिला है। तो मैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तो सेम लूंगी, बट जब मैं यहाँ पर
ऐड करूँगी वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट में, तो सब्सिडी माइनस करके ऐड करूँगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है? सब्सिडी माइनस करके ऐड करूँगी, सेल कर लिए 9,80,000। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आपका 9,80,000 पे दे दोगे आप डायरेक्टली 15%। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आप सब्सिडी काट के दोगे, मतलब 5,80,000 पे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो हमेशा सब्सिडी माइनस करने के बाद निकलेगा, चाहे नॉर्मल हो, चाहे आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ ईयर ये आ गया, और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड कर दिए हैं, तो आ गया 2,63,000, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,17,500 फ्रॉम एलिजिबल ट्रांजैक्शन। एलिजिबल ट्रांजैक्शन से हमने लॉस इनकर किया 1,17,500। कैरीड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में हमने ट्रेडिंग की थी, उसमें लॉस हुआ। अलाउड टू सेट ऑफ इन पीजीबीपी, इट इज नॉट अ स्पेकुलेशन लॉस। ये स्पेकुलेशन लॉस नहीं है, एंड इट इज अ नॉर्मल पीजीबीपी लॉस। ये पीजीबीपी लॉस है, स्पेकुलेशन लॉस नहीं है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80 सीसीडी contributed 20% of basic salary to NPS under section 80 CC3. Regarding salary paid to an employee, Mr. Ganesh, who has withdrawn basic salary of 3 lakh rupees and dearness allowance of 40% of basic salary. 50% फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है? तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि एम्प्लॉयर को कितना खर्चा अलाउ होगा। तो पेंशन स्कीम के केस में एम्प्लॉयर को क्या है बेटा, एक लिमिट है। लिमिट क्या बात करती है? कंट्रीब्यूशन मेड इज हाउ मच, 3 लाख इंटू 20% इज हाउ मच, 60,000। कंट्रीब्यूशन अलाउड इन पीजीबीपी कितना है, 50,400। अब 3 लाख प्लस 20% ऑफ 3 लाख इंटू 14%, तो ये जितना भी मेरा होगा, मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। तो यहाँ पर मेरे को जो अलाउ होता है वो अलाउ होता है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। तो बेसिक हमारा था 3 लाख, और डीए इन टर्म्स है क्या बोलते हैं, 20%, और फिर उसका 50%, ठीक है? तुम्हारा डीए इन टर्म्स मिला के मेरा एक्चुअल में हुआ है 50,400। तो डिसअलाउ कितना होगा, 9,600, कि जितना हमने एक्स्ट्रा कर दिया था वो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर कुछ एम्प्लॉइज ने वीआरएस ऑप्ट किया जिसका खर्चा आया 2,40,000 रुपए, तो वीआरएस जो है वो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, तो 4/5 जो है वो क्या हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद ये वाले केस का हमने नीचे लिखा हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च एसेट परचेज्ड इज हाउ मच, 6 लाख ऑन 17 नवंबर 2023। रिडक्शन अंडर सेक्शन 35 was claimed and asset was sold on 15 सितंबर 2024 for rupees 8 lakh and profit of rupees 2 lakh, कि बेसिकली 8 लाख में बेच दी और खरीदी थी 6 लाख में, तो बेसिकली मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट। और मैं डिडक्शन कहाँ पे ली, 35 एडी में ले लिया। तो 35 में ली ना, 35 एडी सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में मैंने डिडक्शन ले लिया। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को सेल करते हो और विद इन 8 साल, 8 साल के अंदर सेल कर देते हो, ठीक है? तो पीजीबीबी में आपका टैक्सेबल होगा जो आपका सेल वैल्यू और जो आपने रिडक्शन लिया, विच एवर इज लोअर, उतना अमाउंट पीजीबीबी में टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम, ठीक है? और कैपिटल गेन में जो आपका नेट प्रॉफिट आपने कमाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल होता है, ठीक है? तो जितना रिडक्शन लिया है, तो 6 लाख रुपए इधर और 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पूरा टैक्सेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, sold some furniture to his brother 7 lakh, fair market value of furniture was 9 लाख। 9 लाख के आइटम को 7 लाख में बेच दिया है। तो 48(2) सेल ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगता है, तो यहाँ पर इसलिए 48(2) नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो अमाउंट रिकवर्ड जो है वो कितना है, 3 लाख, ठीक है? नाउ एक्चुअल बैड डेट कितना है बेटा, 5 लाख, और रिडक्शन अलाउड अर्लियर इज हाउ मच, 3 लाख, ठीक है? तो करंट ईयर में कितना टैक्सेबल होगा? तो ये बोल रहा है कि एक्चुअल में मेरे को बैड डेट हुआ था 5 लाख रुपए, और मेरे को उस टाइम अलाउ कितना हुआ था, 3 लाख रुपए अलाउ हुआ था। तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपए तो टैक्सेबल हो चुका है। अब मेरी रिकवरी कितने की हुई है, 3 लाख, इसमें 2 लाख रुपए पहले टैक्सेबल हो चुका है। तो करंट ईयर में कितना टैक्सेबल होगा, रुपीज 1 लाख, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, 47,000 as a share of AOP where all the members are individual and which has paid the tax as per normal tax rate। 47,000 आपको AOP का शेयर मिला है और बाकी लोग सब नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे किए।
वो टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट पीजीबीवी में, सिंस सब लोगों ने क्या किया, नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे किया। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा मिला है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीवी में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप डीलर इन शेयर्स हो, तो आप पीजीबीपी में आओगे और आपको एसटीटी अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ, और अगर आपने लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जो है वो पुट टू यूज़ तक की डेट का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज़ होता है टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, और उसके बाद पुट टू यूज़ के बाद का क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपन ट्रीट करते हैं किसमें? पीएल। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ये, कॉम्पेंसेशन फॉर टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट पेड टू एम्प्लॉयी। तो कितना पे किया? 4500 बाय एम्प्लॉयर। तो 4500 जो है वो एम्प्लॉयर ने पे किया फॉर टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही निकाल रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, शी बॉट अ लाइट गुड व्हीकल ऑन 1 अगस्त 2024 एंड हैज बीन लेटिंग इट ऑन हायर। शी डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे हो तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में केस जाता है। ठीक है? She declares income for income tax purpose and she is earning net income of 11,000 per month from this business. 11,000 रुपए पर मंथ कमा रही है और 11,000 रुपए पर मंथ में इनकम दिखा रही है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में मिनिमम बोलते हैं आपको 7500 रुपीज पर मंथ दिखाना है। मैं दिखा रही हूँ उससे ज्यादा, इनकम टैक्स वाले खुश होंगे, शाबाशी देंगे। तो 11,000 रुपए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि आप 11,000 रुपए दिखा सकते हो। और आपने चालू कब से किया था? आपने चालू किया है अगस्त से, तो टोटल आपका बिज़नेस कितने महीने चला? 8 महीने चला, तो 8 महीने की इनकम आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस होता है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या होता है? ऐड होता है। और ये भी रिपिटेटिव है। वीआरएस अंडर सेक्शन 35 डीडी 1/5 ऑफ द अमाउंट ये अलाउ होता है। और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर सिर्फ कंपनीज को अलाउ होता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1/5 अलाउ होता है, और कैपिटल जो है वो पूरा अलाउ हो जाता है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ठीक है? उसके बाद कॉमन एडजस्टमेंट्स में आता है बेटा आपका क्या? मल्टीपल एडजस्टमेंट, कि एक ट्रांजैक्शन के कहाँ-कहाँ पर ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है? तो क्या बोलता है वो? रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, कि अगर हाउस प्रॉपर्टी पीएल के क्रेडिट साइड में हाउस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, तो पीजीबीपी में उसको नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे और उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस अगर डेबिट साइड में दिया होगा तो वो, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इतना ट्रीटमेंट आपको उसका करना है। ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट अगर दिया हुआ है क्रेडिट साइड में पीएल के, तो क्या करना है? लेस होगा पहली बात तो नेट प्रॉफिट से पीजीबीपी में, टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, और डिडक्शन आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 80 टीटीए और टीटीबी डिपेंडिंग अपॉन योर केस। ठीक है? फिर नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी अगर दिया हुआ है क्रेडिट साइड में तो क्या करोगे? पहले तो लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट करेंगे पीजीबीपी के अंदर, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज और ग्रॉस बेसिस में टैक्सेबल करेंगे। और अगर आपका टैक्स 30% टीडीएस अगर आपने नेट लिया होगा तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, 30% का टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ होगा। नो सेट ऑफ लॉसेस, इसके अगेंस्ट में कोई सेट ऑफ लॉसेस नहीं होगा। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है, इंडिविजुअल अकाउंट में मिलती है 3500 रुपए पर एनम एंड बैलेंस इज टैक्सेबल, और जॉइंट अकाउंट में मिलता है 7000 पर एनम एंड बैलेंस इज टैक्सेबल। ठीक है? फिर नेक्स्ट, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम से आपने अमाउंट विथड्रॉ किया है, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 और इंटरेस्ट कितना है? 25,000। तो नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आपने विथड्रॉ किया है, तो आईएफओएस में सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, प्रिंसिपल अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा अगर आपने एनएससी से विथड्रॉ किया है। ठीक है? और इंटरेस्ट ऑन एफडीआर जो है बेटा वो फुल्ली टैक्सेबल होता है आईएफओएस में, उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। उसके बाद जो मैक्सिमम 2 चाइल्ड वाली लिमिट है ना, वो कहाँ कौन-कौन से उसमें लगी, मतलब डिडक्शन और एग्जेम्पशन रिस्ट्रिक्टेड टू 2 चाइल्ड। तो पहला तो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मैक्सिमम 100 पर मंथ per child, maximum up to 2 child. Hostel allowance maximum 300 per month per child, maximum up to 2 child. Tuition fees paid maximum 2 child. Leave travel concession maximum 2 child. ठीक है? फिर बात करते हैं किसकी? कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
तो अगर मैं हर साल पीपीएफ में इन्वेस्ट करूँगी तो मेरे को रिडक्शन मिलेगी कहाँ पर? 80C में। मैच्योरिटी कहाँ टैक्सेबल होगी? आईएफएस में। और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो क्या होता है? तो हर साल का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा? 80C में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अगर मैं री इन्वेस्ट कर देती हूँ तो पहली बात तो इंटरेस्ट टैक्सेबल भी होगा और 80C की रिडक्शन भी मिलेगी। ठीक है? और मैच्योरिटी जो है वो कहाँ टैक्सेबल होगी? आईएफएस। उसके बाद बात करते हैं एनपीएस, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। तो अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो खुद का कंट्रीब्यूशन अगर डिपॉजिट कर रहा है तो रिडक्शन क्या होगी? और अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को डिपॉजिट कर रहा है तो रिडक्शन क्या होगी? किसको बेटा? बिजनेसमैन को। कि बिजनेसमैन खुद का जमा कर रहा है तो रिडक्शन क्या होगी? और एम्प्लॉय का जमा कर रहा है तो क्या रिडक्शन होगी? इसकी बात चल रही कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CC। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस में रिडक्शन मिलती है 14% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड थ्रू एम्प्लॉयर। ठीक है? तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ डिपॉजिट अप टू ड्यू डेट ऑफ सच फंड कि अगर आपने ड्यू डेट तक जमा कर दिया तो आपको रिडक्शन अलाउ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने ड्यू डेट तक जमा नहीं किया तो आपके हाथ में एज एन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी और उसके बाद आप कभी भी जमा करो तो कोई रिवर्सल नहीं होने वाला। ठीक है? और ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक करना है, रिटर्न फाइलिंग तक नहीं करना है, ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक डिपॉजिट करना है। ठीक है? ओके। उसके बाद कुछ-कुछ ट्रांज़ैक्शंस क्या है मिस्टेक एरिया में काउंट होते हैं कि यूजुअली बच्चे क्या है भूल जाते हैं। तो आपको चेक करना है, चेक एलिजिबिलिटी ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं भी लिखा होता है बट आपको चेक तो करना पड़ेगा कि असेसी एलिजिबल है कि नहीं है। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है कि नहीं है? और प्लांट एंड मशीनरी में 20% ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन है, मतलब सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में ही देना है और 20% ही देना है। नॉट अलाउड इन सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस या रेजिडेंशियल वाले में अलाउ नहीं होती और शिप एयरक्राफ्ट व्हीकल में नहीं होती और जहाँ पर सेकंड हैंड है वो नहीं होता और 100% डिडक्शन जहाँ पर मिल गई वहाँ पर नहीं होता। ठीक है? उसके बाद ग्रॉस और नेट की टैक्सेबिलिटी आपको चेक करनी है कि अगर नेट दिया है तो आपको ग्रॉस करके टैक्सेबल करना है। प्लस आपकी जब टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी तो उसमें से जो टीडीएस डिडक्ट हुआ हुआ है उसको आपको माइनस भी करना है। ठीक है? फिर बात करेंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कि जब भी आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर रहे हो तो आप उस इनकम के साथ सेट ऑफ करो जिसका टैक्स रेट हाई है। ठीक है? उस इनकम के साथ पहले सेट ऑफ करो जिसका टैक्स रेट हाई है। प्लस 1128 के में आपको पता है कि कितने की एग्जेम्पशन मिलती है? 1,25,000 की। तो अगर आपके पास कोई और इनकम से सेट ऑफ करने का ऑप्शन है और 1128 से, तो पहले आप दूसरी इनकम पे करो और 1128 से जब तक आपको आखिरी ऑप्शन ना मिले या 1,25,000 के ऊपर जो है 112 में कर सकते हो। बट इट्स बेटर कि आप दूसरी इनकम में करो क्योंकि इसका टैक्स रेट भी कम है, 12.5% है। तो ऑप्शन कहीं और का है तो आपको कहीं और करना चाहिए। ठीक है? फिर बात करते हैं किसकी? रिडक्शन। रिडक्शन इन द चैप्टर 6 से। एटीसी तो क्या बोलता है? पीपीएफ पेमेंट अलाउड व्हेन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो पेमेंट डिस डिडक्शन से डिडक्शंस के अंदर वो पेमेंट बात करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है? तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए में अगर आपको पेमेंट करना है तो आप प्रीवियस ईयर के अंदर पेमेंट करते हो तो फिर आपको रिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेमेंट्स की कि पेमेंट जब प्रीवियस ईयर में होगा तो रिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ट्यूशन फी वो मैक्सिमम 2 चाइल्ड फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया कि इंडिया में होना चाहिए तो ही मिलेगा। नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस इन इंडिया, इंडिया में करोगे तो ही खर्चा मिलेगा। एटीसी के केस में रिलेटिव होते हैं सेल्फ, स्पाउस प्लस चिल्ड्रन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है डिपॉजिटेड 60,000 इन टैक्स सेवर डिपॉजिट इन अ नेशनलाइज्ड बैंक इन द नेम ऑफ मैरिड सन। तो पहली बात तो ये टैक्स सेवर डिपॉजिट की कोई रिडक्शन है ही नहीं, एफडी की है। तो यहाँ पर टैक्स सेवर डिपॉजिट लिखा हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पीपीएफ बस अलाउड होता है फैमिली के लिए, बाकी आपको ये सब टैक्स सेवर डिपॉजिट में डालोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C में। ठीक है? फिर डिपॉजिट इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट रिडक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एफडी की रिडक्शन है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है? फिर बात करते हैं एटीडी। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको मैक्सिमम मिलेगा 5,000 फॉर सबका मिला के, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, फैमिली सबका मिला के आपको 5,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है? अब
एक ये देखना, ये है इंश्योरेंस प्रीमियम 72,000 रिप्रेजेंट लमसम पेमेंट फॉर द हेल्थ ऑफ 3 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, तो और खत्म हो रहा है कब? 30 जून, जेड जेड मतलब एक्स एक्स ईयर में चालू हो रहा है और जेड जेड ईयर में खत्म हो रहा है। तो इस साल 1 जुलाई को चालू होगा, तो ये आपका फर्स्ट ईयर। फिर सेकंड ईयर, फिर आपका तो सेकंड ईयर में आपका 30 जून को खत्म होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 जून, फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 जून। तो टोटल में कितने इयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4 साल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए आपको रिडक्शन जो है वो इक्वली मिल जाएगी चारों सालों में। तो अगर आपका कोई इंश्योरेंस अगर एक दिन भी कवर होता है प्रीवियस ईयर में, तो उस प्रीवियस ईयर को हम लोग एक साल काउंट करते हैं, ठीक है? कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका जो इंश्योरेंस है वो टोटल 4 साल में लैप कर रहा है या लाए कर रहा है, तो एक दिन भी अगर किस साल में लाया करा तो आपको उस एक दिन को 1 साल ले लेना है। तो वो यही बात कर रहा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है 80 डबल डी। शी डिपॉजिटेड 50,000 इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवरी ईयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर एज 70 ईयर्स, डिपेंडेंट ऑन हिम, सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 80 डबल डी में रिडक्शन जो है वो 1,25,000 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी खर्चा करो। आपको रिडक्शन हमेशा कितनी मिलेगी? नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 75,000 और सीवियर के केस में 1,25,000। फिर नेक्स्ट, Kamal purchased a flat in Cooperative Housing Society in Delhi for 10,75,000 in April 2015 by taking a loan from SBI of 5 lakh at the rate 15%, rupees 65,000 from his own saving and a deposit from a nationalized bank to whom this flat was given on a lease for 10 years at a monthly rent of re-renter of 5,500. The outstanding amount of loan is how much? 1,60,000। तो 5,500 रुपए पर मंथ का रेंट है और आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 1,60,000। म्युनिसिपल टैक्सेस है 4,500 रुपीज पर annum, ठीक है? अब नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा आपका हाउस प्रॉपर्टी में सेम 5,500 रुपए का रेंट टैक्सेबल होगा इंटू 12, 66,000। म्युनिसिपल टैक्सेस 45,000, सेम इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें 1,60,000 का 15% इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाए और डिडक्शन का चैप्टर 6 से तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि प्रिंसिपल का कोई रीपेमेंट नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का रीपेमेंट हुआ ही नहीं है। तो इंटरेस्ट डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर ए हैज टेकन अ लोन ऑफ 32 लाख फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हाउ मच? 46 लाख फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन 1 मई 2024। तो 1 मई 2024 को उसने लोन लिया है। ही रीपेड 1,50,000 ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, उसने रीपे कर दिया है 31 मार्च 2025 को। आउट ऑफ विच 1 लाख इज फॉर प्रिंसिपल एंड बैलेंस फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। कि 1 लाख जो है वो प्रिंसिपल का था और बैलेंस जो था वो इंटरेस्ट ऑन लोन था। एंड पोजेशन इज हैंडेड ओवर टू हिम इन अक्टूबर 2025। ये पोजेशन जो है वो क्या हो गई? हैंड ओवर हो गई, ठीक है? तो अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो यहाँ पर मेरा लोन कितने का है? 32 लाख का है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 46 लाख की है और 1 मई 2024 को लिया है, रीपे किया है 1.5 लाख रुपए 31 मार्च, जिसमें से 1 लाख रुपए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हुआ और पोजेशन हुआ है अक्टूबर में। तो बेटा मेरे को क्या करंट ईयर में पोजेशन मिली है घर की? नहीं, मेरे को नेक्स्ट ईयर मिली है। तो यहाँ पे बोल रहा है 24 बी हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट रिडक्शन आपको 24 बी में मिलती है बट प्री एक्विजिशन पीरियड में मिलती है क्या? नहीं। तो इस साल घर मिला ही नहीं है, तो ये कौन सा ईयर है? ये प्री एक्विजिशन पीरियड है, तो कोई रिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी में। फिर बात करते हैं एटीसी की। जिस साल में आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है लेट आउट प्रॉपर्टी की, उसी साल में आपको प्रिंसिपल पेमेंट रिडक्शन मिलती है, अदरवाइज कोई रिडक्शन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको रिडक्शन जो है वो अगले साल से मिलेगी, करंट ईयर में कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है? उसके बाद कम नेक्स्ट टू आईएफएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। शी रिसीव्ड 60,000 by premature withdrawal from deposit including interest of 5,000 in post office time deposit eligible for deduction under 80C। तो उसमें से 60,000 रुपए उसको प्री मेच्योर विड्रॉल मिला है डिपॉजिट, उसमें से 5,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट है, ठीक है? अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 80 डिडक्शन मिल जाती है, वो डीम्ड इनकम बन जाता है। तो
₹60,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो पूरा ₹60,000 अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है? अब अगर आपको मदर फादर से गिफ्ट मिल रहा है, मतलब नाना-नानी से, मम्मी के साइड के पापा-मम्मी से गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में मतलब बेसिकली जो अपन लीनियर असेंडेंट की डेफिनेशन लेते हैं, तो उसमें हम लोग दादा-दादी का साइड कंसीडर करते हैं, नाना-नानी का साइड कंसीडर नहीं करते हैं, वो एक व्यू है। आप लीनियर असेंडेंट में सिर्फ दादा-दादी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये एक व्यू है, और लीनियर असेंडेंट में आप दादा-दादी और नाना-नानी दोनों कंसीडर कर सकते हो, ये भी एक व्यू है। तो दोनों करेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे क्वेश्चन में जो व्यू फॉलो किया गया है, वो है सिर्फ और सिर्फ दादा-दादी का, और नाना-नानी को लीनियर असेंडेंट नहीं माना गया और टैक्सेबल कर दी गई है इनकम। ठीक है? उसके बाद पीजीबीपी में सितंबर 25 की जो आरटीपी है, उसमें कोई क्वेश्चन था, तो उसकी बात करें कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं। मिस्टर सुशोभित परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी को 55 लाख, 55 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। लोन फ्रॉम बैंक 11% ऑन 1 मई 2024। एसेट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2024। पुट टू यूज हुआ है 1 सितंबर 2024। एंटायर इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू पीएनएल, कि पूरा इंटरेस्ट जो है वो डेबिट हो गया पीएनएल में। अब एक चीज समझना, कि लोन लिया है 1 मई को, परचेज की है एसेट, ये लोन लिया है, परचेज की है एसेट 1 जुलाई को, और पुट टू यूज किया है 1 9 सितंबर 2024 को। तो ऐसे भी आप 3 अक्टूबर या उससे पहले करोगे तो मोर देन है। तो बात क्या करते हैं हम लोग, पुट टू यूज का जो इंटरेस्ट है, पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होता है एसेट की कॉस्ट में। तो पुट टू यूज कहाँ से लेंगे, परचेज की डेट से लेंगे कि लोन की डेट से लेंगे, लोन की डेट से लेंगे। ठीक है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि परचेज की डेट से नहीं लेना, आपको लोन की डेट से लेना है। तो आपको मई से लेके सितंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे एसेट की कॉस्ट में, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट है यहाँ से यहाँ तक का, तो वो हो जाएगा पीएल अकाउंट में डेबिट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर वही बोलता है कि इंटरेस्ट जो परचेज की डेट से लिया हुआ है, तो वो ऐड हो जाएगा, और पुट टू यूज तक का, और उसको आपको डिसअलाउ भी करना पड़ेगा क्योंकि आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका मई से लेके सितंबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, और बैलेंस जो है वो रिवेन्यू ट्रीट होगा। तो यहाँ पर इसलिए 4 महीने का कैपिटलाइज कर दिया गया, और बैलेंस जो है उसको रिवेन्यू ट्रीट किया गया है, और उसको ऐड किया एसेट की कॉस्ट में, और उसके बाद उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी निकाला है, और 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकाला है। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है उस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन। मिस्टर अमित परचेज्ड अ वेयरहाउस बिल्डिंग ऑफ 20 लाख। तो 20 लाख की एक वेयरहाउसिंग खरीदी है बिल्डिंग रूरल एरिया में, फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो है 35 एडी बिजनेस। तो ये क्या होना चाहिए, टेक्निकली अलाउ हो जाना चाहिए। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम 15 जुलाई 2024, एज इट्स माई बर्थडे, इट्स अ ग्रेट डे। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी क्रेडिट टू पीएनएल फ्रॉम वेयर हाउसिंग इज हाउ मच, 22,50,000। 20 लाख विल बी अलाउड डिडक्शन सेक्शन 35 एडी। तो हमने क्या किया है, 20 लाख की एसेट खरीदी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, और 22,50,000 जो मेरे को इनकम हुई थी वेयर हाउस से, वो मैंने पीएल में क्रेडिट कर दिया। तो पीएल में इनकम क्रेडिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को रिडक्शन मिलनी चाहिए कितने की, 20 लाख की 35 एडी के अंदर, क्योंकि 35 एडी में रिवेन्यू कैपिटल दोनों खर्चों की रिडक्शन क्या होती है, मिल जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, मिस्टर आयुष इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 65 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2024, और पुट टू यूज किया है 1 जनवरी। तो लेस देन 1 इट इज, क्योंकि 4 अक्टूबर है उसके बाद है। डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन 65 लाख डेबिट टू पीएनएल एज पर इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स के हिसाब से हमने डेबिट कर दिया है किसमें, पीएल में। आयुष टूक अ लोन ऑफ 50 लाख ऑन 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर को उसने लोन लिया एट द रेट 10.5% टू परचेज द प्लांट एंड मशीनरी, एंड टोटल इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च पेड ऑन 31 मार्च। 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट है हमने पे कर दिया एंड डेबिटेड टू पीएनएल, और डेबिट कर दिया किसमें, पीएल में। तो ये जो फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट था ना, उसी ट्रीटमेंट रिपीट हो रहा है, कि ये जो है
ये है, इसमें से फॉर एग्जांपल लोन का जो डेट है, लोन की डेट कितनी है? 1/9, तो 1/9 को लोन लिया है, तो ये लोन की डेट है। और इंस्टॉल कब किया है? 1 अक्टूबर को किया है, इस दिन बाय किया है समझ लो। और पुट टू यूज़ कर रहा है कब? 1 जनवरी को 2025। तो सितंबर से लेके जनवरी तक, तो 9, 10, 11, 12, 4 महीने का इंटरेस्ट। 4 महीने का इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा? कैपिटलाइज़ होगा, तो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, येलो कर देती हूँ। 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा पीएल में, ठीक है? तो वो यही बोल रहा है कि जो 4 महीने का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज़ कर दो एसेट की कॉस्ट में, और जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो क्या बोलते हैं, उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। तो ये हाफ रेट में होगा, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट में जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट में जाएगा। बैलेंस जो है वो अगले साल मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद एक आया था यूज़लेस ट्रांज़ैक्शन, एक क्वेश्चन में दिया था, फर्म परचेज़ टिम्बर लीज़ ऑफ 20 लाख फॉर बिज़नेस, तो लीज़ में 20 लाख मिले हैं, तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। टीडीएस ट्रांज़ैक्शंस 192 ए, 192 ए क्या है? एक्यूमुलेट बैलेंस ऑफ पीएफ अकाउंट। नो टीडीएस इफ एम्प्लॉइज रिटायर्ड बिफोर 5 इयर्स ड्यू टू इल हेल्थ। इल हेल्थ की वजह से अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसपे टीडीएस नहीं कटेगा। 194 ए, 193 से अलग वाला इंटरेस्ट। टीडीएस ऑन सर्विस फीस टू बैंक फॉर प्रोसेसिंग ऑफ लोन एज पर 196 इज नॉट अ इंटरेस्ट, ठीक है? अगर आप बैंक को प्रोसेसिंग फीस देते हो लोन प्रोसेस करने का, तो वो इंटरेस्ट नहीं है और 194 ए के अंदर उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है? ना, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट योर कैपिटल गेन। क्या बोलता है ये? पॉइंट नंबर 1, मिस्टर ए सोल्ड हाउस ऑन 30 मार्च 2021 and deposited long-term capital gain of rupees 25 lakh in capital gain scheme account within section 139(1) for the due date of that first year। मतलब 31 मार्च 2021 को उसने 25 लाख का घर बेचा था और कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसे जमा करा दिया। On 8 March 2021, sold another house property for 1 crore and earned a capital gain of 50 lakh on sale of property. On 25 March 2025, he withdrew money out of capital gain account and invested 1 crore in construction of the property। ठीक है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसने इन्वेस्ट कितना किया है? 1 करोड़, ठीक है? और उसका अभी का कैपिटल गेन कितना है? 50 लाख। और पहले जो 25 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया था, उसके एग्जेम्पशन तो वो पहले ही ले चुका है, ठीक है? अभी तो वो क्या कर रहा है कि बस उसका टाइम में यूटिलाइज कर रहा है। वो टाइम में यूटिलाइज कर रहा है तो उसको वापस से एग्जेम्पशन थोड़ी ना मिलेगी। जब एक बार मिल चुकी है पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मेरा 50 लाख का क्या है? मेरा 50 लाख का कैपिटल गेन है और मेरा इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, जिसमें से 25 लाख तो पहले का है। तो एक्चुअल में मेरा रियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 75 लाख। तो 75 लाख रुपीस मेरे को एग्जेम्पशन मिल सकती है, लेकिन मेरा कैपिटल गेन ही कितना है? 50 लाख। तो मेरे को एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 50 लाख। तो कैपिटल गेन कितना हो गया? निल। तो यही बात कर रहे हैं। फिर क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉट कमीशन और ब्रोकरेज ऑन परचेज, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन कमीशन और ब्रोकरेज अगर परचेज पे इंक्लूड हुआ है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड नहीं हो, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 इज एग्जाम्प्ट। तो ये हम आपका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट, ही ओन्स अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन एसईजेड कमेंस्ड ऑपरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। टर्नओवर है 200 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर 140 लाख, प्रॉफिट है 20 लाख। नो रिडक्शन क्योंकि ऑपरेशन जो है वो 31 मार्च 2021 के बाद स्टार्ट हुआ है। तो 31 मार्च 2021 के बाद अगर आप ऑपरेशन शुरू करते हो और आपका जो अप्रूवल है वो 31 मार्च 2020 तक नहीं हुआ है, तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। कहाँ पर? 10AA, मतलब आज की डेट में आपको 10AA में रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट, क्या बात करता है? क्लबिंग ऑफ इनकम। इन द ईयर 1819 he had gifted 50,000 to his wife and 30,000 to his son, aged 11 years. Then, this amount were advanced to Mr. Mohan at 15% per annum interest. उसने दो गिफ्ट किया, एक वाइफ को किया, एक माइनर चाइल्ड को किया, और वो दोनों ने फर्दर जो है वो लोन दे दिया मोहन को। अब मोहन जो है वो उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है।
तो वाइफ की जो इनकम है, वो क्या हो जाएगी, हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी, क्योंकि आपको एसेट मिली थी, आपने ट्रांसफर कर दी। और जो माइनर चाइल्ड की इनकम है, वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, जिसकी इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग, तो बट अज्यूमिंग फादर की है तो फादर के हाथ में कर देंगे। बट माइनर चाइल्ड के केस में आपको 1500 रुपए की क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन मिलेगी। 1500 रुपए की क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। और वाइफ के केस में डायरेक्ट क्लबिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, father transferred a flat to his minor married daughter on account of natural love and affection, and the flat was let out by her in 5000 and at 5000 per month. तो अगर आप माइनर मैरिड प्रॉपर डॉटर को, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, तो वो आप उसके डीम्ड ओनर नहीं बनते हो, एज पर सेक्शन 27, वो उसका एक्सेप्शन है माइनर मैरिड डॉटर। तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बट अगर माइनर चाइल्ड को कोई इनकम हो रही है, तो क्या होती है, वो क्लब हो जाती है किसके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में। इसलिए 64(1)(a) लग जाएगा। और रेंटल इनकम जो है जितनी भी आएगी, उसमें से 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और क्लब हो जाएगा पेरेंट्स के हाथ में, जिसकी इनकम हायर है बिफोर क्लब। ठीक है। उसके बाद, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। अगर आपको इनकम हो रही है स्पॉन्टेनियस ग्रोथ वाले ट्री से, जो अपने आप उग जाता है, आपको उगाना नहीं पड़ता, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। तो एआई मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम है, अंडर इनकम टैक्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। कि सैलरी में ऐसा होगा तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। मिस्टर एक्स, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 2 लाख ऑन 1 जून 2024। जून में लिया है, मतलब 4-5 गया, तो टोटल 10 महीने का उसको क्या चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है। रीपेबल इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर्स, 2 साल में इक्वली रीपे होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। रीपेमेंट अक्टूबर में चालू हुआ है। ठीक है। और लोन आपने कब से ले लिया, जून से ले लिया, तो इंटरेस्ट जून से लगेगा। एसबीआई का रेट है 9.5%, एम्प्लॉयर ने चार्ज किया 5.5%, तो डिफरेंस जो है वो आपके यहाँ पे टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑफ 10 मंथ्स का लगेगा, बट पेमेंट स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 अक्टूबर से। और यहाँ पर ये इक्वल मंथली नहीं, इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है। रीपेमेंट जो है वो कहाँ हो रहा है, इक्वल मंथली नहीं, इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हमने जून से स्टार्ट कर दिया मार्च तक, मतलब टोटल 10 महीने का रीपेमेंट है। बट सिंस मैं रीपेमेंट कब से कर रही हूँ, अक्टूबर से, तो यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। लेकिन मैंने अक्टूबर में रीपेमेंट चालू किया है, तो पहली इंस्टॉलमेंट माइनस होने के बाद फिर नेक्स्ट मैं करूंगी कब, जैन में। तो वैसे करके मेरा जो प्रिंसिपल बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आप टोटल कर दो। ठीक है। तो जब से आपने लोन लिया तब से आप इंटरेस्ट निकालोगे, और जब से रीपेमेंट बोले तब से आप रीपेमेंट माइनस कर दो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, थैंक गॉड। एम्प्लॉयर गिव आरएफए ओन्ड बाय हिम इन दिल्ली एज ऑन 1/4/2023 फॉर परक्यूजिट ऑफ आरएफए फॉर 23-24 इज 92,000। कि 92,000 का आरएफए जो है वो दिया गया था। फर्नीचर का कॉस्ट था 1.5 लाख रुपए, और 1/1/2023, मतलब ये 3 महीने के लिए दिया गया था। अगर आपने आरएफए पढ़ा होगा तो एक पॉइंट होगा कि ये बोलता है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में आरएफए मिला है, और उसको कोई वैल्यूएशन आया, सर्टेन वैल्यूएशन, तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आरएफए है उसका वैल्यूएशन जो है वो फर्स्ट ईयर का आरएफए प्लस उसको अगर करंट ईयर का इंडेक्सेशन लगा देंगे, तो उस वैल्यू से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम आरएफए निकाल रहे हैं कि 10% ऑफ सैलरी और प्लस फर्नीचर का कॉस्ट निकाल के आरएफए का वैल्यूएशन आया है 1,06,510। बट इट कैन नॉट बी मोर देन, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो जो पिछले साल का वैल्यूएशन कितना, 92,000, फिर उसका इंडेक्सेशन किया, तो 95,966, तो 95,966 से ज्यादा जो है वो नहीं हो सकता। आई होप आई एम क्लियर। थैंक्स। So this is for all. I hope you guys liked it. So please comment down below the video and make it very special for me.